वर्धमान ह्रासमान फलन का चैप्टर चल रहा था। इसमें 11 तक हम बताए थे। बरामा से देखिए तो निम्नलिखित में कौन से फलन 0, π/2 में ह्रासमान है। पहला क्वेश्चन है इनका cos x, तो f(x) = cos x, तो f'(x) = -sin x हो जाएगा। किस अंतराल में कह रहे हैं? 0, π/2। चूंकि 0, π/2 प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए sin x जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, तो sin x भी धनात्मक होगा। तो -sin x क्या होगा? 0 से छोटा होगा। भाई माइनस से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो ये संबंध बदल जाएगा। माइनस से इधर गुणा हुआ और 0 में माइनस से गुणा करेंगे तो -0 इज 0, -0 + 0 बोथ आर इक्वल, तो दोनों 0 होता है। तो ये आपका हो गया। तो यह f क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब हो गया कि 0, π/2 में f(x) ह्रासमान होगा। चलिए दूसरा देखिए B, नोट कर लो इसको बेटा। cos 2x, f(x) = cos 2x, तो f'(x) = -2 sin 2x आ जाएगा। cos 2x का sin 2x माइनस sin 2x और 2x का 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें मामला क्या है। अब ये 2x आ गया ना, ये जो कह रहे हैं 0, π/2, इसका मतलब ये हुआ ये प्रथम में है तो sin 2x अगर आप करेंगे 0 से पाई, तो चूंकि प्रथम और द्वितीय दोनों में देखिए प्रथम में तो आल पॉजिटिव होता है और द्वितीय में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो यहां पे देखिए 2x है, अगर x की जगह π/2 भी रखते हैं तो पाई आ जाता है। पाई जो है 180 अंश है, तो पूरे दोनों चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये सब करने की फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं है। आप कहिए चूंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए sin 2x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो माइनस से गुणा कर दीजिए, तो -sin 2x जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो -2 से गुणा कर दीजिए, ये भी 0 से छोटा होगा। देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो 0, माइनस से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और माइनस से गुणा करने भी संबंध जो बड़ा का है छोटा का हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 0 × 2 0 ही रहेगा। ये आपका f'(x) हो गया। इसका मतलब 0, π/2 में भी f(x) क्या होगा? ह्रासमान होगा। चलिए C देखिए। C में कहे हैं थोड़ा 3x आ गया ना, ये इसमें करना पड़ेगा काम। f(x) = cos 3x, तो f'(x) हो जाएगा -3 sin 3x। इसमें x की वैल्यू निकाल दीजिए पहले, तब अंतराल लेके चलिए। अब f'(x) = 0, तो -3 sin 3x = 0, -3 उधर करेंगे 0/-3 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 3x = sin 0 भी लिख सकते हैं, sin π भी लिख सकते हैं, क्योंकि sin π का मान 0 होता है। sin 180 का मान निकालेंगे 0 होता है।
तो 3x इक्वल टू पाई आ गया, x इक्वल टू पाई बाई 3। अंतराल हमारा क्या दे रहे हैं, 0 से पाई बाई 2। अब ये देखिए आप 0 से पाई बाई 2, आपका मान लीजिए 0 है और ये पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 3 बीच में, बीचों बीच नहीं माने इसके मध्य में पड़ेगा, कहीं बीच में पड़ेगा, क्योंकि 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। तो दो अंतराल बन गया, 0 से पाई बाई 3 और 0 से पाई बाई 3 पहला अंतराल और पाई बाई 3 से पाई बाई 2 दूसरा अंतराल हो गया। अब इसमें देखिए f डैश एक्स का चिन्ह क्या है, फिर इसमें देखिए f डैश एक्स का चिन्ह क्या है। इसमें देख रहे हैं पहले में -3 sin 3x, देखिएगा 0 से बड़ा पाई बाई 3 से छोटा, 0 से बड़ा पाई बटे 3 से छोटा, तो पाई बटे 3 से छोटा क्या होगा, पाई बटे 4 होगा। अगर आप पाई बटे 4 भर देंगे यहां पर x की जगह पर, तो 3 पाई बटे 4 हो जाएगा, और 3 पाई बटे 4 का मतलब 135 अंश। 135 अंश पड़ता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, ये पूरा धनात्मक होगा, और ऋण पहले से गुणा हुआ है, तो ऋण का गुणा धन में होगा, तो ये पूरा ऋण हो जाएगा, मतलब ये 0 से कम होगा, 0 से कम होगा। समझ गए? देखिए पाई 0 से पाई बाई 3 ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल ये होता है कि 0 नहीं लेंगे आप, पाई बाई 3 नहीं लेंगे, 0 और पाई बाई 3 के बीच का लेंगे, 0 से बड़ा पाई बाई 3 से छोटा, पाई बाई 3 से छोटा हमने अपने हिसाब से सोचा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यहां रखेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 3 पाई बाई 4 माने 135 अंश। 135 अंश पड़ता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, तो ये पूरा धन है और ऋण का गुणा हुआ है तो पूरा ऋण हो गया, और ऋण जो होता है 0 से छोटा होता है। तो इसमें f डैश x क्या आ गया, f डैश x आ गया 0 से छोटा, अतः 0 कामा पाई बाई 3 में f x हरासमान होगा, हरासमान होगा। अब चलिए देखते हैं इस अंतराल में, ठीक है, इस अंतराल में पाई बाई 3 और पाई बाई 2 में -3 sin 3x, देखिए ओपन इंटरवल है, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 के बीच का, माने ये देखिए 60 अंश है, ये आपका 90 अंश है। 60 अंश और 90 अंश के बीच बहुत सारे कोण होंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई एक उपयुक्त कोण लीजिए मन में। ये 60 अंश है और ये 90 अंश है, 60 और 90 के बीच 75 होगा। 75 यहां रखेंगे तो 75 तियां बोलिए 225, 75 तियां 225। 225 अंश जो होता है वो तीसरे चतुर्थांश में पड़ता है, और तीसरे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है। क्या होता है? साइन ऋणात्मक होता है, और जब ये ऋण हो जाएगा और ऋण पहले से है, इसका मतलब ऋण का गुणा ऋण में धन हो जाएगा, तो 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब आपका ये पाई बाई 3 से पाई बाई 2 में f x क्या हो जाएगा? वर्धमान। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल 0 से पाई बाई 2 में f x जो है न तो वर्धमान होगा न तो हरासमान होगा, क्योंकि आधे में देखिए हरासमान आ रहा है इसमें और आधे में वर्धमान आ रहा है, तो लिखेंगे अतः f x 0 कामा पाई बाई 2 में क्या पूछे उसी हिसाब से उत्तर दें। पूछे हैं कि हरासमान है तो लिख दीजिए 0 से पाई बाई 2 में f x हरासमान नहीं है। आधे में हरासमान है तो पूरे में नहीं है, हरासमान नहीं है। जितने जैसे प्रश्न किए वैसे ही उत्तर आप देंगे, ठीक ना। आइए डी देखिए, मिटा देना है। बी पार्ट इसका जो था वो भी ऐसे ही कर सकते, क्योंकि उसमें पाई बाई 2 आता तो पाई बाई 2 पहले से दिया था, इसीलिए उसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दिया उसको। डी देखिए,
डी है tan x, एफ एक्स इक्वल टू tan x, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा मामला है नहीं, x ही है, 3x 4x होता देखा जाता, 2x होता तब भी नहीं देखते क्योंकि 2x में π/2 आ जाता। 0, π/2 में सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में सेक एक्स जो होता है धनात्मक होता है, और तो सेक स्क्वायर एक्स भी धनात्मक होगा। लिख दीजिएगा चूंकि 0, π/2 प्रथम चतुर्थांश में है, तो एफ डैश एक्स आपका जो है 0 से बड़ा हो गया। अतः 0, π/2 में एफ एक्स ह्रासमान नहीं होगा। देखिए ह्रासमान होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहे हैं, इसलिए आप ह्रासमान की भाषा में बोलिए। 0, π/2 में एफ एक्स ह्रासमान नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, ये आपका 12 का क्वेश्चन हो गया। अब 13 बता दें, ठीक है। देखिए 13 जो है, निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, कह रहा किस अंतराल में ये जो फलन है ये ह्रासमान है, छांटना है। तो मैं चारों करके बता दे रहा हूं, अपने आप छट जाएगा। कह रहे हैं ये चारों अंतराल में से किस अंतराल में ये फलन ह्रासमान है, मतलब एफ डैश एक्स का मान जिसमें लेस देन 0 आ जाएगा उसी में ह्रासमान होगा। तो हम सब करके देख रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में तो अभी एग्जाम में आएगा तो तब भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किए पता नहीं चल पाएगा। ये देखिए पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिएगा बेटा, अवकलन, तो हो जाएगा 100 एक्स पर 99 प्लस cos एक्स, और 1 का 0 हो गया। आइए 0, 1 में खुला अंतराल है, 0 से बड़ा 1 से छोटा में आपका देखिए 100 एक्स पे 99 जो होगा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि आप 0 से बड़ा लेंगे माने धनात्मक लेंगे ना, तो धनात्मक यहाँ रखेंगे तो उस पर 99 घात है, तो ये धनात्मक ही आएगा, 0 से बड़ा हो गया। और cos x भी आपका जो है 0 से बड़ा होगा, क्योंकि आप देखिए 1 से कम ले रहे हैं, आप कोई भी एक अंश रखेंगे यहाँ पे, cos 1 अंश या 1 अंश से छोटा रखेंगे तो धनात्मक ही आएगा, ठीक ना, समझ रहे बात। देखिए cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, उसके बाद जाके cos 180 अंश का मान -1 होता है। बीच में जितने भी कोण होते हैं, जैसे cos 90 के पहले तक तो धनात्मक ही होगा, cos 90 का मान 0, तो 1 है, 1 यहाँ रखेंगे तो cos 1 डिग्री का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अतः जब दोनों 0 से बड़ा आ गया, अतः 100 एक्स पे 99 प्लस cos x जो होगा ये भी 0 से बड़ा होगा, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। इस प्रकार 0,1 में एफ एक्स वर्धमान होगा, तो इसका मतलब पहला नहीं सही है, पहले में ह्रासमान नहीं आया, वर्धमान आ गया, इसका मतलब पहला सही नहीं है। कह रहे हैं किस अंतराल में ह्रासमान होगा, तो पहले भी चेक कर लिए। आप एक प्रकार से सवाल लगा ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ विकल्प के तरह दिखाई पड़ रहा है ना, एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, 2 नंबर का कम से कम। अब चलिए बी वाला देखिए, किसमें कहे हैं π/2 से पाई में एफ डैश एक्स कितना है, 100 एक्स पे 99 प्लस cos एक्स। देखिए ये पाई का मान जब
त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे रखते हैं तो कोण के रूप में हो जाता है, वरना पाई का मान तो 3.14 होता है, तो 1.57 हो जाएगा 3.14/2, और ये 3.14 है। में देखिएगा 100x पे 99, 1.57 से ज्यादा और 3.14 से कम जब x की जगह रखेंगे तो निश्चित रूप से 0 से बड़ा आएगा, है ना। अब यहां देखिए cos x, अब ये देखिए आप ये यहां भी जब रखेंगे ना बेटा तो आप कोण की तरह से सोचिए, यहां रखे जब तो अंक की तरह सोचे, और जब यहां रखेंगे तो कोण की तरह सोचिए। तो देखिए cos π/2 रखना नहीं है, अब cos 90 से ज्यादा रखेंगे तो माइनस आना शुरू हो जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, और 90 जब 90 से 91 अंश करेंगे तो भी cos 91 अंश का मान माइनस हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे cos में कोण बढ़ाएंगे कोण, वैसे वैसे मान जो है 0 से कम होता जाएगा, और अंत में cos पाई जब जाएंगे आप cos 180 तो -1 हो जाएगा। तो 90 से ज्यादा पे cos x का मान माइनस होगा, 0 से कम। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, ये मान 0 से बड़ा है तो कितना बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि 1.57 से बड़ा 3.14 से छोटा लेंगे जब x की वैल्यू, मतलब आप सोच लीजिए कितना, 1.57 ही अगर आप सोच लीजिए तो भी ये बहुत बड़ी राशि आएगी, इतनी बड़ी आएगी कि इसमें से अगर cos x का मान माइनस आता है, अगर क्या आएगा ही, लेकिन माइनस आएगा लेकिन बहुत छोटा आएगा, क्योंकि cos में जो न्यूनतम मान होता है -1 होता है, तो -1 तो आएगा नहीं, क्योंकि पाई रखते तब ना -1 आता, पाई रखना नहीं है, पाई से छोटा रखना है और 90 से बड़ा रखना है, तो माइनस में आएगा लेकिन -0.9 -0.8 इस टाइप का आएगा, और ये मान बहुत बड़ा आएगा। तो दोनों का जोड़ जो होगा वो 0 से बड़ा आएगा, दोनों का जो जोड़ होगा वो फिलहाल 0 से बड़ा होगा, माने धनात्मक आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू बहुत छोटी है। बहुत छोटी माने -1 से तो बड़ी है, -1 से बड़ी, जैसे -0.9 -0.8 -0.7 इस तरह का वैल्यू ये है, और ये बहुत बड़ा, दोनों का मिला के जो होगा वो धनात्मक आएगा। तो f' जो हो गया क्या हो गया, 0 से बड़ा। अतः π/2 कामा पाई में f(x) वर्धमान होगा। b भी नहीं सही है, ह्रासमान पूछ रहे हैं, किस अंतराल में ह्रासमान होगा, तो इसमें भी वर्धमान आ गया, ह्रासमान नहीं आया। चलते हैं c में देखने, 0 कामा π/2 में f' कितना है, 100x पे 99 प्लस cos x। अब देखिएगा ये आपका 1.57, इसमें रखने के लिए आप आंकिक मान सोचेंगे और इसमें रखने के लिए x की जगह आप कोण सोचेंगे, क्योंकि ये कोण का स्थान है। में 100x पे 99 का मान 0 से बड़ा होगा पक्का, क्योंकि 0 से बड़ा 1.57 से छोटा लेंगे तो यहां रखेंगे तो ये बड़ा आएगा ही। और cos x की वैल्यू ये भी आपकी 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 90 से छोटा रखना है और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो 90 से छोटा लेंगे कोण, तो cos x का मान 0 से बड़ा होगा। तो दोनों मिला के ऑलरेडी आपका 0 से बड़ा आएगा। तो इसमें भी आपका क्या हुआ, फलन का मान, फलन ह्रासमान वर्धमान आ गया। अतः 0 कामा π/2 में f(x) वर्धमान होगा। तो देखिए तीनों विकल्प नहीं सही है, और जब तीनों विकल्प नहीं सही है तो चौथा बचता क्या है, चौथा कह रहा है डी इनमें से कोई नहीं, तो डी सही है। इसका मतलब इनमें से कोई अंतराल ऐसा नहीं है जो जिसमें f(x) ह्रासमान हो, क्योंकि तीनों में वर्धमान आया, इसका मतलब डी विकल्प सही है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो में बताएंगे फिर। ओके।